जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। और आज जो हम प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर आए हैं, उसमें हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न जो है वो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो देखिए, ग्रेशम जो थे एक अर्थशास्त्री थे। यह इंग्लैंड के रहने वाले एक व्यापारी भी थे, फाइनेंसर भी थे और अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने एक मौद्रिक नियम दिया था, मॉनेटरी प्रिंसिपल्स दिए थे, मौद्रिक नियम दिया था इन्होंने। और कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आपने सुना होगा ऐसा, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, चलन से बाहर कर देती है, ये ग्रेशम महोदय ने कहा था। अच्छा, इस इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई दो मुद्रा हम लिया जाए, जैसे हम एक श्रीलंका का उदाहरण लेंगे यहाँ पर। श्रीलंका में कुछ दिनों पहले आपने देखा था एक भीषण आर्थिक संकट आया था। उस समय वहां की सरकार या जो भी वित्तीय संस्था थी प्रमुख, उन्होंने क्या किया था कि सपोज कीजिए दो मुद्रा है यहाँ पे, एक डॉलर है और एक श्रीलंका का है रुपया, ठीक है। उसने क्या किया था, देखिए, ऑब्वियसली कि अगर बाजार मूल्य पर देखा जाता, देखिए ध्यान से समझिएगा ग्रेशम के नियम को, कि यदि बाजार मूल्य पर देखा जाता तो ऑब्वियसली डॉलर का मूल्य क्या था, बहुत ज्यादा था, डॉलर का मूल्य ज्यादा था। और श्रीलंकन जो मुद्रा थी उसका मूल्य क्या था, बहुत कम था, बहुत कम कीमत थी। कम कीमत होने का मतलब क्या है कि डॉलर बहुत मजबूत था और श्रीलंकन जो रुपया था वो काफी कम था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि एक विनिमय दर फिक्स कर दिया अपने देश को आर्थिक संकट से ये करने के लिए, और डॉलर की मांग घट जाए इसके लिए एक विनिमय दर तय कर दिया कि नहीं भाई, एक डॉलर बराबर केवल 200 जो श्रीलंकन जो मुद्रा थी वो होगी, वो श्रीलंकन मुद्रा होगी। क्या किया, 200 श्रीलंकन मुद्रा यानी कि रुपया होगा। अब इससे क्या हुआ कि ये रुपया का महत्व क्या हुआ, श्रीलंकन जो मुद्रा थी रुपया, उसका क्या हुआ महत्व, वो बढ़ गया। और लोग क्या किए कि डॉलर खर्च करने की बजाय अब क्या किए, वो उन्होंने वो शिफ्ट हो गए श्रीलंकन रुपए पर, श्रीलंकन रुपए पर। इससे क्या हुआ कि श्रीलंकन रुपए को मजबूती मिल गई, श्रीलंकन रुपए को मजबूती मिल गई, क्योंकि डॉलर का अब उन्हें काम नहीं था, क्योंकि अब इसकी भी जो विनिमय दर थी वो लगभग लगभग बहुत अच्छी हो चुकी थी। तो क्या हो गया कि अब वो इसको ही खर्च करने लगे, जिससे कि डॉलर की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, और सरकार को डॉलर की आवश्यकता क्या हो गई, कम हो गई। तो याद रखिएगा, देखिए ये इस अगर ग्रेशम के नियम से देखा जाए तो श्रीलंकन मुद्रा बुरी मुद्रा थी। क्यों? क्योंकि अगर बाजार मूल्य पर देखा जाता तो ये डॉलर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर था। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने एक विनिमय एक्सचेंज रेट क्या कर दिया, तय कर दिया कि नहीं भाई, केवल 200 ही श्रीलंकन रुपए आपको देने पड़ेंगे एक डॉलर के लिए, भले ही उसकी कीमत 300 400 हो, उससे मतलब नहीं है। तो इस तरह से उसने अपने रुपए की मजबूती को बनाया और डॉलर की डिमांड को क्या किया, हतोत्साहित कर दिया। क्योंकि जब इसका ही मूल्य बढ़ गया तो फिर लोग इसी का यूज करने लगे और डॉलर की डिमांड घट गई, जिससे विदेशी मुद्रा की जो आवश्यकता थी श्रीलंकन गवर्नमेंट को वो कम हो गई। तो याद रखिए, ग्रेशम का नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। हमारा जो उदाहरण था उसके संदर्भ में डॉलर अच्छी मुद्रा थी, क्योंकि इसका विनिमय दर बाजार मूल्य पर बहुत ज्यादा था, और बुरी मुद्रा जो थी वो श्रीलंकन थी, क्योंकि उसका जो रेट था बाजार दर पर वो कम था। लेकिन सरकार ने अपने जो विनिमय दर थे उसको बदल दिया, जिसके कारण श्रीलंकन मुद्रा मजबूत हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किन करों को केंद्र आरोपित करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इम्पोज करता है, और इससे प्राप्त राजस्व जो रेवेन्यू जनरेट होता है का विभाजन केंद्र व राज्य के मध्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार होता है। यानी कि इस प्रश्न का आशय यह है कि सेंट्रल इस कौन सा ऐसा टैक्स है जो उसको इम्पोज करता है, और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता होता है, जो भी राजस्व प्राप्ति होती है, उसका विभाजन जो है वह केंद्र और राज्य के बीच होता है, केंद्र और
राज्य के बीच, और किसकी सिफारिश के अनुसार? वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के अनुसार उसका क्या होता है, बंटवारा किया जाता है। चलिए, वो है आयकर यानी कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। और दूसरा है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, देखिए होता क्या है, इन ये जो दो टैक्स है उसे केंद्र सरकार वसूलती है, लेकिन इसका बंटवारा केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया जाता है। वैसे देखिए, अब जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है उसे जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। अब ये अलग से नहीं लगता है, अब इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी, जीएसटी में क्या कर दिया गया है, इसको इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन एक दो चीज जैसे पेट्रोलियम हुआ, उस पर अभी भी सरकार जो है ये उत्पाद शुल्क लगाती है। और उत्पाद शुल्क लगता क्या है कि जैसे ही उसका प्रोडक्शन किसी वस्तु का हुआ, उस पर वो टैक्स लग जाता है। उसका बियर भले ही अंतिम उपभोक्ता को करना पड़ता है। जैसे जीएसटी में क्या होता है, अगर एक पार्ले जी बना तो पार्ले जी बनाओ और वहीं पर सरकार अपना शुल्क जो है जीएसटी उस पर लगा देती है, और उसका बियर अंतिम में कौन करता है, उपभोक्ता को ही आके करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों टैक्स जो है केंद्र सरकार वसूलती है, लेकिन फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार इसका बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा, सेबी के द्वारा। तो सिक्योरिटी, इसका पूरा जो नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया, इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय संस्थान, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय संस्थान सेबी। ठीक है, तो सेबी जो है शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण भारत में करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, विश्व बैंक जिसका पुराना जो नाम था वो आईबीआरडी था, आईबीआरडी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, फिर से याद रखिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यह प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व बैंक का पुराना नाम क्या है, तो आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या पुनः, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास के लिए। ठीक है, अच्छा, इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में है। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी को कहा जाता है, यानी कि अमेरिका की ये क्या है, राजधानी है, अमेरिका की ये राजधानी है। अच्छा, ये बताइए कि इसका काम क्या है विश्व बैंक का? तो विश्व बैंक के जो भी सदस्य देश होते हैं, ठीक है, विश्व बैंक के जो भी सदस्य देश होते हैं उनको यह वित्तीय सहायता, पुनर्निर्माण या विकास कार्यों के लिए यह मुहैया कराता है, वित्तीय सहायता देता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था 1944 में हुआ था, याद रखिएगा, 1944 में अमेरिका के हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसका जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, उस समय सारे देशों की क्या थी, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो उसी को फाइनेंस करने के लिए कि संयुक्त रूप से फाइनेंस करके सबको पुनर्जीवित किया जाए, ठीक है, इसके लिए रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, इसके लिए इस बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा, यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम था, यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम, ये और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों जो था वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का ही परिणाम था। ठीक है, तो 1944 में क्या हुआ था कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी, यूएसए, अमेरिका में है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति किन फसलों के लिए सर्वाधिक सफल रही? भारत में हरित क्रांति किन फसलों के लिए सर्वाधिक? तो गेहूं और चावल के लिए। हरित क्रांति आप जानते हैं, अगर विश्व स्तर पर देखें तो 1960 के आसपास एक
वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। याद रखिएगा, इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है विश्व स्तर पर। इन्होंने क्या किया कि उच्च किस्म का बीज का इन्होंने ये किया, ठीक है, उच्च किस्म के बीज पर एक्सपेरिमेंट किया, जिससे क्या हुआ कि कुछ ऐसे बीज बने जो बहुत ही उच्च फसल देने वाले थे, यानी उच्च प्रोडक्शन करने वाले थे। साथ ही साथ उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जो थी ना, वो बहुत ही अच्छी थी, जिसके कारण जो फसल का उत्पादन था वो आशातीत रूप से बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बोरलॉग को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। भारत के संदर्भ में देखें तो 70 तक आते आते हरित क्रांति हो चुकी थी, और यहाँ भी गेहूं और चावल का जो उत्पादन था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और भारत में जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है या पिता कहे जाते हैं, वो थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। प्रश्न कुछ इस तरह से पूछेगा कि अगर विश्व में पूछेगा हरित क्रांति का जनक तो नॉर्मन बोरलॉग, और यदि भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन, और यह मुख्यतः गेहूं और चावल की फसल से संबंधित था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या करता है? निर्माण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। यह एक केंद्रीय बैंक है। यह एक केंद्रीय बैंक है, भारत सरकार का बैंक है। इसको बैंकों का बैंक भी आप कह सकते हैं। बैंकों का बैंक भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, यह केंद्रीय बैंक है, यह भारत सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है। और जितने भी भारत सरकार की जो मौद्रिक नीति है, वो मुद्रा को अस्थायी करना हो, विनिमय दर तय करना हो, ठीक है, तो ये सब कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसकी जो स्थापना थी वो थी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। इसके लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम बनाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम बनाया गया था, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी समिति रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित है? कौन सी समिति रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो तारापोड़ समिति। तारापोड़ समिति रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता से संबंधित है। इन प्रश्नों को आप याद कर लेंगे, चूंकि ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सक्षमता परीक्षा हो, बीपीएससी टीआरई हो, एसएससी हो, बीएसएससी हो, जो भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए उपयोगी है। और अगर हमको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल सतीश सर के वीडियोज को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो हमारा अपलोड हो तो आपको मिल जाए। और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहले किस शहर में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज ने कार्य करना प्रारंभ किया? भारत में सबसे पहले किस शहर में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज ने कार्य करना प्रारंभ किया? तो मुंबई। मुंबई में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज ने, अच्छा स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है कि जहां शेयर की खरीद बिक्री का काम होता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और सबसे पहला जो था स्टॉक एक्सचेंज वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहला था। हमारे यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, जो यहाँ पर शेयर की खरीद बिक्री होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल्य सूचकांक का उद्देश्य किसके परिवर्तन को मापना है? मूल्य सूचकांक का उद्देश्य किसके परिवर्तन को मापना है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को। मुद्रा की क्रय शक्ति को मापना ही क्या है? मूल्य सूचकांक का उद्देश्य है। ठीक है, मुद्रा की, देखिए मुद्रा की क्रय शक्ति घटती या बढ़ती रहती है। मुद्रा की क्रय शक्ति
क्या होती है, घटती या बढ़ती रहती है। सपोज कीजिए, अगर कोई वस्तु, जैसे अभी सब्जी का ही ले लें हम, सब्जी का ही ले, अगर सस्ती है तो 100 रुपए में हमारे पास सपोज कीजिए 5 किलो सब्जी आ रही है, ठीक है। लेकिन यदि क्या होगा, अगर वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मुद्रा का वैल्यू क्या होगा, बहुत घट जाता है। देखिए, अब 100 रुपए में 2 ही किलो रहेगा, अगर क्या होता है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। मूल्य सूचकांक का जो उद्देश्य है वो क्या है, मुद्रा की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को नापना। मु- ठीक है, मुद्रा की परचेजिंग पावर को नापना किसका उद्देश्य है, मूल्य सूचकांक का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। अब तो बहुत दिन हो गया इसको देखा भी, अब तो देख भी नहीं पाते हैं। तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। देखिए, बाकी जो नोट होते हैं उस पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं ना, आपने देखा होगा, विमल जालान है, फिर शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, तो रघुराम राजन है, कुछ दिन मनमोहन सिंह भी थे। तो ये आरबीआई के गवर्नर का साइन बाकी मुद्राओं पर होता है, लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव यानी कि कमीशन के जो, सॉरी, फाइनेंस जो सेक्रेटरी होते हैं उनका साइन होता है। फाइनेंस जो सेक्रेटरी होते हैं उनका साइन होता है, और ये वित्त मंत्रालय से संबंधित होते हैं, और ये वित्त मंत्रालय से संबंधित होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, योजना आयोग जो अ, था, अब तो ये नहीं है, चूंकि अब ये बदल चुका है, इसके बारे में जानते हैं कि योजना आयोग जो था वो भारत सरकार की एक संस्था थी, जिसका काम क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना, मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजना को तैयार करना और सरकार की प्राथमिकताओं को तय करना कि सरकार अगले 5 साल में कौन से महत्वपूर्ण काम को प्रायोरिटी देगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इसको 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आया, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, तो उसको हटा दिया गया, योजना आयोग को हटा के, और उसके स्थान पर नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया, नीति आयोग ने। चूंकि 2014 में इसको क्या कर दिया गया, मोदी सरकार आने के बाद क्या हुआ, इसको भंग कर दिया गया, 13 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया योजना आयोग को, और इसको क्या कर दिया, इसके स्थान पर किस संस्था का जन्म हुआ, नीति आयोग का और इसका ये जो अस्तित्व में आया वो 1 जनवरी 2015 को यह अस्तित्व में आया, नीति आयोग। अच्छा, ये फिर से याद रखिएगा कि योजना आयोग का काम क्या था, योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजना तैयार करना और सरकार को एक प्लान बना के देना कि ये अगले 5 साल में सरकार कौन से मुख्य काम करेगी, ठीक है। और अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था योजना आयोग का, ये भी याद रखिएगा, तो 15 मार्च 1950। याद रखिएगा कि जन्म इसका 15 मार्च 1950 को हुआ, और ये खत्म हो गया 13 अगस्त 2014 को, और ये खत्म हो गया 13 अगस्त 2014 को। जन्म हुआ 15 मार्च 1950 को और खत्म हो गया 13 अगस्त 2014 को। और इसका स्थान किस संस्थान ने लिया, तो नीति आयोग ने लिया, नीति आयोग ने लिया, और इसका जन्म जो हुआ इसकी, ये 1 जनवरी 2015। लेकिन योजना आयोग के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा कि यह संवैधानिक आयोग नहीं है, यह संवैधानिक आयोग नहीं है, इसका संवैधानिक दर्जा नहीं है। जैसे चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन योजना आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। यह संसद के प्रपोजल द्वारा बना हुआ है, संसद के प्रपोजल द्वारा, प्रस्ताव द्वारा निर्मित योजना आयोग था। और योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते थे, वो क्या होते थे, जो भी प्रधानमंत्री होते थे वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। यानी कि कोई भी प्रधानमंत्री हो वही ऑटोमेटिक क्या होते थे, योजना आयोग के अध्यक्ष माने जाते थे। और इनका फिर क्या होता था, इनकी अध्यक्षता में ही एक उपाध्यक्ष जो कि सारा काम करते थे वो चुने जाते थे। लेकिन याद रखिएगा कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो पदेन जो प्रधानमंत्री होते थे वही हो जाते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, चूंकि वो प्रधानमंत्री थे तो वही थे। और नीति आयोग में भी यही है कि इसके भी अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष है, इनके उपाध्यक्ष का ही चुनाव होता है। जैसे बहुत दिनों तक अरविंद पड़गड़िया थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो ऋणी। ऋणी क्या होता है? मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है, लोन लेने वाला लाभान्वित होता है। देखिए, मुद्रास्फीति को हम साधारण भाषा में महंगाई भी कह सकते हैं, और कहते ही हैं कि मुद्रास्फीति को साधारण भाषा में महंगाई कहते हैं। देखिए, महंगाई वह अवस्था है, या मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जो है, वह अवस्था है जिसमें वस्तुओं का कीमत क्या होता है? बढ़ जाता है। वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, वहीं पर मुद्रा की कीमत क्या होती है? मुद्रा की कीमत घट जाती है। कीमत घट जाती है। याद रखिएगा, इन्फ्लेशन का अगर डिफिनेशन एक लाइन में पूछे तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाना और मुद्रा की कीमत क्या हो जाना? घट जाना। आपको मैंने उदाहरण दिया था थोड़ी देर पहले सब्जी वाला, कि आप कभी 100 रुपया लेके जाइए तो भर झोला आपका क्या होगा? सब्जी होगा। और कभी 100 रुपया लेके जाइए तो मुश्किल से 1 या 2 किलो आप लेके आ पाइएगा। तो क्या होता है, उस कंडीशन में वस्तु का दाम बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घट जाता है। यानी कहता ना, अरे पैसा का तो कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि मुद्रा की कीमत घट जाती है, और उस स्थिति को क्या कहते हैं? महंगाई या मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, इसमें ऋणी को देखिए दो तरह के होते हैं। एक होते हैं देने वाले, देनदार यानी कि लोन देने वाले, और एक होते हैं लेनदार यानी कि लोन लेने वाले। यानी कि देने वाले और लेने वाले। होता क्या है कि जब महंगाई बढ़ जाती है अचानक से या किसी भी वजह से, तो जो लेनदार होता है, जो लोन लेने वाला होता है, उसको फायदा हो जाता है, ऋणी को फायदा हो जाता है। कैसे? देखिए, अगर किसी ने 100 रुपया दिया है इसको, ठीक है, और इस पर इसने कहा है कि हम साल का 10 रुपया इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, तो देखिए, जब ये दिया था पैसा, उस समय महंगाई नहीं थी, तो ये 10 रुपया इसको अच्छा खासा फील करा रहा था। ये 10 रुपया का जो ब्याज था, वो इसको अच्छा खासा देनदार को फील करा रहा था कि ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अब जो ये 10 रुपया इसको ब्याज दे रहा है, ये 10 रुपया इसको बहुत ही कम फील होने लगता है कि यार यार, इसका तो कोई वैल्यू ही अब नहीं है। और लेनदार इस कंडीशन का क्या करता है? मजा मजा उठाता है। ठीक है, तो याद, और ये तो छोटे दौर पर हमने आपको बताया, चूंकि बैंक जो है करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपया ब्याज पर लगाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि लेनदार जो ऋणी होता है, जब महंगाई बढ़ती है तो उसको ये रुपया ठीक ठाक फील होता है कि चलो यार, इसका तो अभी कोई वैल्यू इतना है नहीं, तो और इसमें देनदार को नुकसान होता है। तो याद रखिएगा कि मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो ऋणी, यानी कि लोन लेने वाला जो होता है, वो लोन लेने वाला फायदे में रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्याज दर किस नीति के अंतर्गत आती है? ब्याज दर किस नीति? तो मौद्रिक नीति। जो भी मौद्रिक नीति है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी है, जो आरबीआई जारी करती है। आपको पिछले प्रश्नों में हमने बताया था कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई, भारत के संदर्भ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाती है, और ब्याज दर का संबंध जो है ना, वो मौद्रिक नीति से है। देखिए, रिजर्व बैंक जो है, देश की आर्थिक व्यवस्था के लिहाज से कुछ चीजें तय करती है। जैसे आपने सुना होगा कि रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, ये सब क्या है? इसके टूल्स हैं। ठीक है, टूल्स है जिसके द्वारा वो क्या करता है कि वो ब्याज दर को कंट्रोल करता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा रेपो रेट के बारे में। आप बहुत बार पेपर में पढ़े होंगे, शायद आपकी समझ में भी होगा। तो रेपो रेट क्या होता है? देखिए, अब बैंक, रिजर्व बैंक क्या है? बैंकों का बैंक है। ठीक है, इधर हम रख लेते हैं एसबीआई को, एक बैंक है, और इधर आरबीआई है जो केंद्रीय बैंक है, यानी कि इसका भी बैंक कौन है? आरबीआई है। ठीक है, जितने भी बैंक शेड्यूल्ड में हैं, उन सब का बैंक कौन है भारत में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए इसको केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है कि इसने अपनी मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट कुछ रखा हुआ है। रेपो रेट क्या है कि सपोज कीजिए कि एसबीआई है, इसके इसको अभी अचानक से कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई। जैसे देखिए क्या होता है कि सभी बैंक क्या करते हैं, जो पैसा जनता वहां पर जमा करती है, उसको वो विभिन्न सेक्टर में लोन दे देते हैं। क्योंकि बैंक अगर लोन नहीं देगी तो आपको फिर कैसे ब्याज देगी वो? ठीक है, तो वो लोन देती है। तो सपोज कीजिए इसने लोन पर पैसा लगा रखा है, लेकिन अचानक से शादी का सीजन आ गया या कोई फेस्टिवल सीजन आ गया, और इसको अचानक से पैसे की जरूरत होगी। क्योंकि उस समय क्या होती है, निकासी बढ़ जाती है, जनता जो है अपनी जो सेविंग्स होती है उसको निकालती है। तो इसको अचानक से क्या होता है
इसकी जरूरत होती है। तो वो क्या करता है कि तत्कालिक, चूंकि इसका ये इंटरनल पूरा सिस्टम चल रहा होता है सारा कंप्यूटर से, ये अचानक से इससे पैसा मांग लेती है आरबीआई से कि भाई हमको अभी तत्कालिक जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या होता है कि आरबीआई के पास बहुत सारा पैसा रखा रहता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसको वो उधार पर दे देती है, उधार दे देती है। कौन? आरबीआई दे देती है एसबीआई को। और इस पर जो वो रेट ये इम्पोज करती है, वो क्या होता है? रेपो रेट होता है। क्या होता है? रेपो रेट होता है। ठीक है। यानी आरबीआई जो उधार देती है बैंकों को और उस पर जो ब्याज चार्ज करती है, वो होता है रेपो रेट। ठीक है। और इसके उलट, अगर सभी बैंकों के पास कुछ कुछ अतिरिक्त मुद्रा आ जाए, जैसे फेस्टिव सीजन नहीं है या शादी का सीजन नहीं है, और वो चाहे कि हम इसको आरबीआई के पास थोड़े दिन के रख रहे ताकि जो ही ब्याज हमको मिल जाए, क्योंकि अतिरिक्त पैसा है ये, तो क्या होता है, उस पर जो वो ब्याज देता है, तब आरबीआई ब्याज देगा किसको? बैंकों को। तो उस पर जो ब्याज देता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है। वो कौन सा होता है? रिवर्स रेपो रेट। लेकिन देखिए आरबीआई बहुत तेज है, हमेशा रेपो रेट ज्यादा रहता है और रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहता है, यानी कि थोड़ा सा ही कम जरूर होता है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि आरबीआई इसमें अपना भी पैसा बना लेती है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, यानी हर एक बैंक को इसने फिक्स कर रखा है कि बाबू साहब आप कुछ भी कीजिए, आपके पास इतना कैश रिजर्व रहना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि जनता अचानक से मांग करे, आप जनता गई आपसे पैसा निकालने और आप हाथ खड़ा कर दीजिए कि हाँ भाई से हमारे पास अब नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कैश रिजर्व रेशियो आपको रखना पड़ेगा। और सॉरी, सीआरआर का एक और मतलब होता है कि एक निश्चित धनराशि हर एक बैंक को क्या होता है कि आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सीआरआर का अर्थ होता है कि एक निश्चित धनराशि आरबीआई के पास बैंकों को रखना होता है रिजर्व के रूप में, तो जिसको सीआरआर कहते हैं। और ये भी एक परसेंटेज में तय होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो। एक मुद्रा होती है एसएलआर, ठीक है, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि अब पैसे में, यानी खुला पैसा में बैंकों को भी निश्चित रूप से रखना पड़ता है, ताकि जनता जब भी आपसे डिमांड करे आप उसको पैसा दे दीजिए। यानी कि ये आपको ऐसा नहीं कि आप बॉन्ड के रूप में रखे हुए हैं, मतलब शेयर के रूप में रखे हुए हैं, ऐसा नहीं, आपको लिक्विड पैसा रखना पड़ेगा। ठीक है। 2000 100 500 के नोट, ताकि जनता जाए तो आप उसको दे दीजिए। तो ये एसएलआर कहलाता है। तो उम्मीद है आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। चूंकि आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है। ठीक है। और ब्याज दर जो है वो मौद्रिक नीति के तहत ही आती है। और जब भी आरबीआई अपने रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस करती है, तो बैंक को भी उसी हिसाब से क्या करते हैं? बैंक भी उसी हिसाब से अपना जो है ब्याज दर बढ़ाते और घटाते रहते हैं विभिन्न लोन्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रतिभूति बाजार से संबंधित विभिन्न नियमों विनियमों की सरलीकरण हेतु उपाय सुझाने को सेबी द्वारा गठित समिति का क्या नाम है? तो धानुका समिति। धानुका समिति जो था वो सेबी का जो बहुत सारा जो उपाय सुझाया सेबी को, वो धानुका समिति ने सुझाया कि किस तरह के आपको नियम बनाने चाहिए ताकि जो भी है कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्ट हो उस पर नियंत्रण रखा जा सके। तो इसके लिए धानुका समिति बनी थी, जो प्रतिभूति बाजार से संबंधित विभिन्न नियमों विनियमों का सरलीकरण हेतु सेबी को उपाय सुझाया था। सेबी को उपाय सुझाया था। आप जानते हैं कि सेबी वह संस्था है जो शेयर बाजार पर नियंत्रण करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी का जो मतलब है वो थोड़ा सा आपको समझाने से पहले मैं एक यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे इन्फोसिस एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके चेयरमैन नारायण मूर्ति, उन्होंने एक बार कहा था कि भारत में अधिकांश जो ग्रेजुएट हैं, यानी कि बहुत हद तक उन्होंने 80 to 90% भी कहा था कि 90% जो ग्रेजुएट हैं वो अनस्किल्ड हैं। ठीक है। अनस्किल्ड हैं, यानी कि वो कौशल उनके पास है ही नहीं जो कि इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि 90% ग्रेजुएट जो थे वो अकुशल थे, अकुशल थे। अच्छा, संरचनात्मक बेरोजगारी का भी यही अर्थ है कि देखिए, इंडस्ट्री की डिमांड और श्रमिकों का कौशल, श्रमिक कौशल,
ये दोनों तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। अब इंडस्ट्री को डिमांड है किसी और कौशल की, और श्रमिक उतना कौशल कुशल है ही नहीं, जिसके कारण कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यानी कि इंडस्ट्री के डिमांड के अनुकूल कौशल का नहीं होना श्रमिक में, और जिसके कारण जो नौकरी में फ्लैक्चुएशन या काम में क्या होता है, फ्लैक्चुएशन आता है, या काम बदलना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, या अपडेट नहीं हो पाते हैं जल्दी, और उस दौरान जो एक इंटरवल क्रिएट होता है, इस तरह का जो बेरोजगारी पैदा होता है। जैसे कोई नया अपडेट आ गया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और उससे अचानक से क्या होता है, जो श्रमिक होता है वो नहीं अपने आप को एडजस्ट तुरंत कर पाता है, और उस दौरान जो उसके अंदर जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, वो सब संरचनात्मक बेरोजगारी के ही तहत आता है। तो याद रखिएगा कि इंडस्ट्री की डिमांड और श्रमिक के कौशल में जो अंतर होने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, वह संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके विचारों की उपज है? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी किसके दिमाग की उपज है? तो जे.एम. कीन्स के दिमाग की उपज है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है। इसमें सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी दोनों क्षेत्र क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि समाज का कल्याण मुख्यतः इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। जो गरीब है, जो भी अथी है, वो जिनके पास क्रय शक्ति कम है, उनको भी जो आवश्यक सामान है वो मुहैया कराया जाता है सामाजिक व्यवस्था में, समाजवादी में। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, अधिकतम लाभ ही इसका उद्देश्य होता है, अधिकतम लाभ इसका उद्देश्य होता है। समाजवादी व्यवस्था में लोगों का अधिकतम कल्याण होता है, और इसमें क्या होता है, निजी लाभ ज्यादा मायने रखता है। लेकिन भारत में क्या है कि दोनों को मिक्स करके मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई है। भारत सरकार कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनको अपने ही हाथ में रखती है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले किरासन बढ़ता था, अभी तक भी बढ़ता रहा है, कई राज्य अभी भी दे रहे होंगे। किरासन बढ़ता था तो क्या होता, उसका कीमत मान के चलिए कि सरकार को 40 रुपया पर लीटर पड़ता था। लेकिन वो यहाँ पर क्या करती थी, बहुत कम में, शुरुआत में जब मैं बचपन में था तो 2.5 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए या 10 रुपए लीटर देती थी। इसका क्या कारण था कि वो सब्सिडाइज इसको इसलिए करती थी क्योंकि ये आम जनता की चीज है, ठीक है, जो आग जलाने के लिए या डिबिया जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए यूज करती है। अगर उसको इतने मूल्य पर खरीदना पड़े तो वो नहीं खरीद पाएगी। तो ये क्या होगा, ये समाजवाद की अवधारणा के विपरीत होगा। तो इस तरह वो सब्सिडाइज करके इसको देती थी। तो भारत सरकार अभी भी बहुत सारी चीजों को अपने कंट्रोल में इसलिए रखती है ताकि लोगों का कल्याण हो सके। तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इसको जन्म किसने दिया था, जे.एम. कीन्स ने इसको जन्म दिया था। आगे बढ़ते हैं कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसके द्वारा निरूपित किया गया था? तो श्रम विभाजन का सिद्धांत एडम स्मिथ, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, आप जहां भी पढ़ेंगे तो इनका नाम जरूर आ जाएगा। श्रम विभाजन का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। श्रम विभाजन का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गरीबी और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी कि गरीबी और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी कि दो जो प्रमुख थीम था, जो दो प्रमुख उद्देश्य था कि गरीबी हटाना है और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी है। गरीबी हटाना है और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करनी है। ये जो दो लक्ष्य थे वो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे? तो यह पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 ही चली। चूंकि इसको पहले ही समाप्त होना पड़ा, चूंकि 5 साल का होता, लेकिन 1 साल पहले चूंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और 1978 में उसने यह योजना को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करें। ये दो लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से, जो 1974 से 78 में चला था। और जब जनता पार्टी की सरकार आई थी उसने इसको क्या कर दिया था, उसने 1978 में इसे समाप्त कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन-कौन से स्वरूप हैं? भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन-कौन से स्वरूप हैं? तो मौसमी बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, और अल्प
रोजगार जो है अल्प बेरोजगारी जो है वो है। देखिए मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, आप गांव में देखते होंगे कि मजदूरों को जब खेती का सीजन होता है, खेती का मौसम आता है, तब तो रोजगार मिल जाता है अच्छा खासा, पुरुष महिला सबको, ठीक है। लेकिन जैसे ही खेती का सीजन ये ऑफ होता है, ठीक है, तो क्या होता है, सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी जो होती है वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है, जो खेती के मौसम में तो दूर हो जाती है लेकिन फिर से वो उपस्थित हो जाती है। दूसरा है अदृश्य बेरोजगारी, ये बहुत ही खतरनाक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदृश्य बेरोजगारी यानी छुपी हुई बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी को। देखिए इसका क्या मतलब है कि हमारे पास सपोज कीजिए कि 1 बीघा यानी 20 कट्ठा जमीन है, इसको ऐसे समझिएगा छुपी हुई बेरोजगारी को। और उसमें अगर हमारे घर का कोई एक सदस्य भी रहे तो भी वो अच्छे से इसका काम कर सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर लेबर ये करके खोज करके और वो काम करा के अच्छे से इसका काम वो देख सकता है 20 कट्ठा जमीन की खेती का। लेकिन क्या होता है कि इसी 20 कट्ठा में हम घर के 4 सदस्य लगे हुए होते हैं, 4 सदस्य लगे हुए होते हैं। और सबसे बुरी बात क्या है कि हम चारों के चारों अपने आप को रोजगार में समझते हैं कि अरे हम भाई हम तो काम कर ही रहे हैं, सुबह जाके हम कमैनी कर रहे हैं, एक आदमी जाके पानी पटा। और सब अपने आप को क्या समझने लगता है कि सब हम अपने आप में रोजगार में हैं, जबकि वो काम क्या था, एक सदस्य से भी हो सकता था, तो कोई मतलब उससे भी काम उतना ही एफिशिएंट होता, ठीक है। तो इस तरह के जो बेरोजगारी उसको छुपी हुई बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। वो दिखता तो नहीं है लेकिन वो क्या है, सभी लोग क्या है, बेरोजगार है। देखिए और एक आदमी के तक का काम था और 4 आदमी किए हैं, तो याद रखिए कि एक आदमी प्रोडक्टिव है इकोनॉमिक्स के हिसाब से, भारत के अगर अर्थशास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो एक आदमी तो रोजगार में है, लेकिन बाकी आदमी जो क्या है, 3 आदमी, वो अनप्रोडक्टिव है, वो उत्पादक है, मतलब वो उत्पादन नहीं कर रहे हैं, उनको बेरोजगार ही कहा जाएगा, जबकि उनको लगता नहीं है ऐसा, ठीक है। और वो भारत की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें शून्य योगदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये 3 लोग, क्या कर रहे हैं, शून्य योगदान कर रहे हैं भारत की उत्पादकता में, ठीक है। तो इसको याद रखिए और अल्प बेरोजगारी मतलब जितना मिलना चाहिए काम उतना नहीं मिल पाता है, बहुत रुक रुक के काम मिलता है, बहुत कम काम मिल पाता है। तो भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप है मौसमी, अदृश्य और अल्प, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि आर्थिक विकास का सर्वोच्च सूचक किसे माना जाता है, तो बढ़ता जीवन स्तर। देखिए कोई भी विकास दुनिया में हो जाए और हमारा जीवन स्तर अगर नहीं ऊंचा उठ रहा है तो हम उसे अ, विकास नहीं कहेंगे। देखिए लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो अपग्रेड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा आर्थिक विकास हुआ। तो याद रखिएगा आर्थिक विकास का जो सर्वोत्तम सूचक है वो बढ़ता जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल में जो बढ़ोतरी होती है, अच्छा अपडेशन होता है, पॉजिटिव अपडेशन होता है, वो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है, कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है, तो चयनित आधारभूत उद्योग, चयनित आधारभूत उद्योग। देखिए मुख्यतः जो उद्योग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा इसको। एक तो हुआ चयनित आधारभूत उद्योग एक, और दूसरा होता है उपभोक्ता उद्योग। जैसे आपको मैं उदाहरण देके समझाता हूँ, जैसे कि लोहा इस्पात जो फैक्ट्री होगी, ये लोहा का उत्पादन करेगी, इस्पात का उत्पादन करेगी, और ये क्या होगा, लोहा इस्पात का यूज अन्य फैक्ट्रियों के निर्माण में होगा, अन्य फैक्ट्रियों के निर्माण में, जैसे चीनी मिल की स्थापना में भी लोहा का यूज होगा, ठीक है। तो ये आधारभूत उद्योग है, इसी से इस तरह के कंपनी का निर्माण होगा, तो इसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग, और ये कोर सेक्टर माना जाता है, ये कोर सेक्टर है, ठीक है। अगर ये नहीं बनेगा तो ये चीनी की जो फैक्ट्री होगी वो भी नहीं बन पाएगी। तो चीनी जो है वो उपभोक्ता उद्योग में आता है, लेकिन लोहा इस्पात क्या है, कोर सेक्टर में आता है, चयनित आधारभूत उद्योग में, जो अन्य उद्योगों के लिए क्या करता है, रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है या उसके लिए एक बेस प्रदान करता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हम जो आगे आने वाले वीडियो है उसमें इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, नमक हो गया यहाँ पर, नामक होता, नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ। याद देखिए एडम स्मिथ की ये बहुत ही लाजवाब रचना है, अर्थशास्त्र के फील्ड में देखा जाए तो। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते जो डीए होता है उसके निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे बढ़ते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। हमने पिछले वीडियो में ही पिछले प्रश्न में बताया था कुछ देर पहले कि जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर क्या हो, एक दूसरे का को एग्जिस्टेंस हो, दोनों एक दूसरे से मिलकर लोगों के अधिकतम कल्याण की व्यवस्था करे, वह अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप होता है वह क्या होता है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी भी और सार्वजनिक भी, निजी भी और सार्वजनिक भी दोनों उद्योग साथ साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आइए कि स्वतंत्रता के पश्चात 30 वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृद्धि दर मात्र 3.4 प्रति वर्ष रही। इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने क्या नाम दिया? हिंदू वृद्धि दर। हिंदू वृद्धि दर। देखिए 30 साल तक जो था वो नेशनल इनकम जो था उसका जो दर था बढ़ने का वो केवल 3.4% ही प्रति वर्ष रहा। इसी को क्या नाम दिया था राजकृष्ण ने? हिंदू वृद्धि दर। हिंदू वृद्धि दर। देखिए जो ये अर्थशास्त्री थे राजकृष्ण जी, इनका मानना था कि जो हिंदू हैं वो भाग्यवाद में विश्वास करते हैं कि चलो जो होना होगा वो होगा। और शायद यही जो वजह है वो क्या है कि वो बहुत ही कम जो ये आर्थिक वृद्धि दर दर्शाई गई राष्ट्रीय आय में, तो उन्होंने कहा कि वो हिंदू जो है भाग्य पर ही विश्वास करते हैं कि जो होना होगा होगा। यानी कि वो कोई पुरुषार्थ ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से उन्होंने इस वृद्धि दर को क्या नाम दे दिया था? हिंदू वृद्धि दर। ठीक है, कि भाग्य पर लटके रहिए यानी कि कोई पुरुषार्थ नहीं कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन। देखिए इस टर्म को समझना बहुत ही आवश्यक है कि मुद्रा का अवमूल्यन। देखिए मुद्रा का अवमूल्यन जो है सरकार ही करती है। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर भुगतान संतुलन, देखिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हम जानते हैं कि आयात और निर्यात ये दो टर्म है। ये इसमें क्या होता है? भुगतान होता है। ठीक है, और इसमें देखिए सरकार जो है एक्सपोर्ट को उत्साहित करना चाहती है और इंपोर्ट को क्या करना चाहती है? हतोत्साहित करना चाहती है। यानी कि आप आयात को हतोत्साहित करेंगे और निर्यात जो है उसको उत्साहित करने के लिए क्या करती है सरकार कि अपना जो देश का मुद्रा होता है, जैसे भारत का रुपया है, ठीक है, उसके मूल्य में जानबूझकर बाह्य मूल्य में, देखिए देश के अंदर इससे प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन विदेश में जो भुगतान होगा जानबूझकर अपने ही रुपया का मूल्य गिरा देती है। अपने ही रुपया का क्या करती है? मूल्य गिरा देती है। अच्छा ये आप कहिए कि कोई भी देश अपने मुद्रा का मूल्य क्यों गिराएगा? वो करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रभावित करने के लिए कि इंपोर्ट जो है कम हो जाए और एक्सपोर्ट जो है ज्यादा हो जाए। देखिए होगा क्या कि अगर हमारे मुद्रा का मूल्य कम होगा तो यहाँ के व्यापारी जो बाहर से सामान ज्यादा मंगवाएंगे उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और यदि हमारे मुद्रा का मूल्य और भी कम हो जाए तो और ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। किसके लिए? आयात करने के लिए, सामान मंगवाने के लिए। तो क्या होगा? व्यापारी थोड़ा दिन बर्दाश्त कर लेंगे कि अरे भाई थोड़ा सामान अब कम ही मंगवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का मुद्रा का मूल्य क्या है, बाहर में एक्सचेंज रेट सरकार ने क्या कर दिया है? कम कर दिया है। अब मूल्यन कर दिया है, कम कर दिया है। वहीं पर अपना अथी भेजने के लिए बहुत ही ज्यादा ये उत्साहित होंगे। क्यों? क्योंकि वहां से क्या होगा उनको उनको बाहरी से क्या होगा? पैसा मिलेगा जो कि देश के अंदर तो पहले से ही मूल्य वही है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है और इंपोर्ट को हतोत्साहित किया जाता है। इसके लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। और भारत के संदर्भ में भारत 3 बार अब तक मुद्रा का अवमूल्यन कर चुका है। इसको याद रखिएगा, भारत ने 3 बार अब तक मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है और वो किया है उसने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट को घटाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस औद्योगिक नीति में लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के विस्तार पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो औद्योगिक नीति 1991 के द्वारा जो लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योग थे उन पर सर्वाधिक बल दिया गया। सर्वाधिक बल दिया गया औद्योगिक नीति 1991 में। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटाले से है। जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटाले से है। देखिए 1991-92 के आसपास क्या किया हुआ था कि बहुत सारा बैंक जो था, ठीक है,
और जो भी वित्तीय संस्थाएं थी उन्होंने बहुत ज्यादा शेयर के लेन देन में क्या किया, अनियमितता किया था, बहुत ज्यादा गड़बड़ियां किए थे। उसको जांचने के लिए जानकी रमन समिति का गठन हुआ था और इससे एक बहुत बड़ा घोटाला भी उजागर हुआ था। और जानकी रमन जो थे ना वो भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर थे, उप गवर्नर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है, माना गया है, और इसका बोझ निर्धन वर्ग पर पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर देखिए टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब ये है डायरेक्ट टैक्स, देखिए इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। देखिए इनकम टैक्स यानी कि आयकर उसी पर लगाया जाता है जिसका उसको भुगतान करना होता है। इसका डिफिनेशन ही होता है डायरेक्ट टैक्स का, प्रत्यक्ष कर का, कि यह उसी जिस पर लगाया जाता है उसी से वसूला जाता है। जैसे मैं एक नौकरीशुदा हूँ अगर, और इनकम टैक्स मुझे देना है तो वो मुझ पर ही इम्पोज होगा, दूसरे को इनकम टैक्स नहीं देना है। जिस पर लगा वो वही उसका भुगतान करेगा। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स तो ये डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत अभी देखिए जीएसटी, हर चीज पर, जैसे आप एक हमने उदाहरण दिया था पार्ले जी भी खाते हैं अगर, तो उस पर भी क्या है, सरकार जीएसटी लगा चुकी होती है। और इसका भुगतान अंतिम रूप से किसको करना पड़ा, देखिए प्रोडक्शन हुआ पार्ले जी का, एक बिस्किट बना और सरकार ने यहाँ पर अपना जीएसटी लगा दिया। ठीक है, लेकिन इसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, उपभोक्ता को करना पड़ेगा। यानी कि लगा था ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन पे, लेकिन इसके विभिन्न चैनल को पार करते हुए भी किसको भुगतान करना पड़ा, उपभोक्ता को। ठीक है, तो उपभोक्ता को, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। और देखिए अप्रत्यक्ष कर को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला माना गया है। देखिए अब सरकार क्या करेगी कि यहीं पर जीएसटी की रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ये पता भी नहीं चलेगा, और लास्टली किसको भरना पड़ेगा, उपभोक्ता को। ठीक है, और उपभोक्ता निर्धन वर्ग को इसका बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाता है। अगर अप्रत्यक्ष कर को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी, और जिसका फाइनली असर किस पर होगा, निर्धन वर्ग पर होगा। निर्धन वर्ग को इसका सहन करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल सतीश सर के वीडियोज को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका साथ बना रहे, हम सब मिलकर तैयारी करते हैं, सब अच्छा होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।